हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉल रोजेनस्टीन रोडन के द थ्योरी ऑफ बिग पुश के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि थ्योरी ऑफ बिग पुश का क्या मतलब है और इस थ्योरी में बतलाई गई इनडिविजिबिलिटी यानी अविभाज्यताओं का क्या अर्थ है, उसे भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर हिंदी में लिखित आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली noeconomics.in वेबसाइट विजिट करना होगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, रोजेनस्टीन रोडन का द थ्योरी ऑफ बिग पुश डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। यह विकास अर्थशास्त्र की एक अवधारणा है जो हमें बतलाती है कि एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी को उसके पिछड़ेपन की स्थिति से निकालकर आर्थिक विकास के रास्ते पर लाने के लिए किस तरह से निवेश किया जाना चाहिए। दोस्तों, रोजेनस्टीन रोडन के द थ्योरी ऑफ बिग पुश में बिग पुश शब्द का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से है। रोडन का मानना है कि एक इकोनॉमी को उसके पिछड़ेपन की अवस्था से निकालने के लिए इकोनॉमी में भारी मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता होती है। बिट बाय बिट इन्वेस्टमेंट या कहें कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए किसी इकोनॉमी को उसके स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। रोजेनस्टीन रोडन का मानना है कि एक बैकवर्ड या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में खर्च करना मात्र वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है। इससे उस इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। रोजेनस्टीन रोडन MIT के एक स्टडी का हवाला देते हुए कहते हैं कि अगर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ रेट हासिल करनी है तो उसे अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक मिनिमल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। यानी अगर निवेश एक खास स्तर से कम है तो उस निवेश का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक एयरप्लेन तब तक एयरबोर्न नहीं हो पाता है जब तक कि वह एक क्रिटिकल ग्राउंड स्पीड हासिल नहीं कर लेता है। एयरप्लेन को एयरबोर्न होने के लिए कम से कम एक तय रफ्तार हासिल करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को सस्टेनेबल ग्रोथ रेट के स्तर पर लाने के लिए इन्वेस्टमेंट का एक मिनिमल लेवल मेंटेन करना पड़ता है। अगर इन्वेस्टमेंट एक मिनिमल स्तर से कम हो तो इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं होगा, ये मेयरली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होंगे। रोजेनस्टीन रोडन के अनुसार इन्वेस्टमेंट हमेशा इस मिनिमल लेवल से अधिक होना चाहिए। उनका मानना है कि जब इन्वेस्टमेंट एक मिनिमल लेवल से अधिक होती है तो इससे किसी अर्थव्यवस्था को तीन तरह की इंडिविजिबिलिटी की प्राप्ति होती है। यहाँ इंडिविजिबिलिटी या अविभाज्यता का मतलब है कि इकोनॉमी में चीज़ों को टुकड़ों में ना करके एक साथ बड़े पैमाने पर किया जाए। इससे देश को एक्सटर्नल इकोनॉमी यानी बाह्य मितव्ययिता की प्राप्ति होती है। इसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बहुत हद तक कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये तीन तरह की इंडिविजिबिलिटी या अविभाज्यताएं क्या हैं। इसमें पहला है इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, या जिसे हम उत्पादन फलन की अविभाज्यता भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत चार तरह की और अविभाज्यताएं आती हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी जो मुख्य अविभाज्यता है वह है इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की अविभाज्यता। और तीसरा है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग यानी बचतों के पूर्ति की अविभाज्यता। चलिए पहली इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन की अविभाज्यता क्या है उसे समझते हैं। दोस्तों, इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन में शामिल सभी उत्पादन के साधन जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के प्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर इत्यादि, इसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जिस रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो। प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाए गए हर तरह के कैपिटल का फुल यूटिलाइजेशन हो और उत्पादन के साधन अंडर परफॉर्म ना करें। उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि एक मशीन में 10 लोग काम कर सकते हैं और 1000 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करते हैं।
अब मान लिया जाए कि इस मशीन पर 7 लोगों से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन तब केवल 700 यूनिट ही पर डे प्रोड्यूस हो सकेगी। यानी अगर इस मशीन में 7 लोग काम करेंगे तो मशीन अंडर परफॉर्म करेगी। यहाँ मशीन इंडिविजिबल है, इसलिए 7-7 लोगों के काम करने के लिए 2 मशीनें नहीं बनाई जा सकती हैं। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए 10 लोग लगेंगे ही, तभी मशीन अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएगी। दोस्तों, इसी तरह का बर्ताव उत्पादन के दूसरे साधन भी करते हैं, इसलिए छोटे पैमाने पर उत्पादन करने पर कई बार उत्पादन के साधन अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। रोडन का मानना है कि जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो कैपिटल आउटपुट रेशियो में कमी आती है और इंक्रीजिंग रिटर्न्स की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से होता है। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो एक्सटर्नल इकोनॉमी की प्राप्ति होती है, जिसे हम बाह्य मितव्ययिता भी कहते हैं। ये बाह्य मितव्ययिता या एक्सटर्नलिटी उत्पादन के लागतों को कम करने में सहायक होती हैं और किसी उद्योग की उत्पादकता को बढ़ाती हैं। दोस्तों, यहाँ कैपिटल आउटपुट रेशियो में कमी आने का मतलब है कि कम कैपिटल लगाकर ज़्यादा आउटपुट हासिल किया जा रहा है। कैपिटल आउटपुट रेशियो या पूंजी उत्पाद अनुपात कम होने पर ही बढ़ते प्रतिफल प्राप्त किए जा सकते हैं। रोजेनस्टीन रोडन के अनुसार प्रोडक्शन फंक्शन की इंडिविजिबिलिटी की वजह से ही यूएसए में कैपिटल आउटपुट रेशियो में कमी आई थी। जब प्रोडक्शन फंक्शन में इंडिविजिबिलिटी पाई जाती है तो उत्पादन की पूरी प्रक्रिया के दौरान यानी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट में इंक्रीजिंग रिटर्न्स पाए जाते हैं और लागतों में कमी आती है। चलिए अब इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को सोशल ओवरहेड कैपिटल के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। रोजेनस्टीन रोडन इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को समझाने के लिए सोशल ओवरहेड कैपिटल का उदाहरण देते हैं। उनका मानना है कि देश की महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक देश को अपने सोशल ओवरहेड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ आप सोशल ओवरहेड कैपिटल को आसान लहजे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से समझ सकते हैं। पावर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, बेटर लिविंग कंडीशन इत्यादि के रूप में आप सोशल ओवरहेड कैपिटल को समझ सकते हैं। रोजेनस्टीन रोडन का मानना है कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 30 से 40% एसओसी प्रोजेक्ट्स पर खर्च करना चाहिए, सोशल ओवरहेड कैपिटल प्रोजेक्ट्स पर खर्च करना चाहिए। किसी भी दूसरे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट से पहले सोशल ओवरहेड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की लागतों को कम करते हैं। रोड, पावर, कम्युनिकेशन इत्यादि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले से सेटअप रहने पर दूसरे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर लागतें कम बैठती हैं। इन्हें तब एक्सटर्नल इकोनॉमी की प्राप्ति होती है, वे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं। एक देश को सोशल ओवरहेड कैपिटल पर खर्च इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि उन्हें दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ऊपर से एसओसी प्रोजेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। रोजेनस्टीन रोडन एसओसी की विशेषताओं को बतलाने के लिए 4 तरह की अतिरिक्त और इंडिविजिबिलिटी की बात करते हैं जो किसी एसओसी प्रोजेक्ट में पाई जाती हैं। इसमें पहला है इरिवर्सिबिलिटी इन टाइम। इसका मतलब है कि एसओसी पर इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं करना पड़ता है, इसलिए यह जरूरी है कि एसओसी प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट दूसरे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट से पहले कर दिया जाए। दूसरा है इंडिविजिबिलिटी ऑफ ड्यूरेबिलिटी, यानी एसओसी प्रोजेक्ट ड्यूरेबल होते हैं या लंबे समय तक चलते हैं। तीसरा है लॉन्ग gestation पीरियड, यानी एसओसी पर किया गया इन्वेस्टमेंट जल्दी फलदायक नहीं होता है, इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट लंबे समय के बाद देखने को मिलता है। बहुत बार तो एसओसी पर किए गए निवेश का फायदा सीधे तौर पर दिखाई भी नहीं पड़ता है, इसलिए एसओसी पर निवेश देश की सरकार को करना चाहिए। चौथा है इंडिविजिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री मिक्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज। इसका मतलब है कि एसओसी पर इन्वेस्टमेंट करने पर इसका फायदा हर तरह के उद्योगों को मिलता है, चाहे वह बड़ी इंडस्ट्री हो या कोई छोटी इंडस्ट्री हो, सबों को बढ़ने का बराबर मौका मिलता है। उदाहरण के लिए सड़कों के बनने पर इसमें बड़ी कंपनी के सामान भी आसानी से ट्रांसपोर्ट होते हैं और छोटे उद्यमी भी अपना सामान आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। दोनों को इससे फायदा होता है।
ट्रांसपोर्ट लागतें दोनों की कम बैठती हैं। इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के बाद जो दूसरी मुख्य इंडिविजिबिलिटी है वह है इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। इसे हम इंडिविजिबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री डिमांड भी कह सकते हैं। दोस्तों, एक विकासशील देश में सामान्यतः लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है, वहां बाजार छोटे होते हैं। ऐसे में सरकारें किसी एक इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने का या केवल एक इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ाने का प्रयास करें तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक देश में बड़ी संख्या में अलग अलग उद्योगों की स्थापना ना की जाए, जिससे कि एक उद्योग में काम कर रहे लोग दूसरे उद्योग में उत्पादित वस्तुओं की मांग कर सकें। इस तरह आपस में एक दूसरे के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मांग करने पर ही कंप्लीमेंट्री डिमांड पैदा होता है। इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। रोडन इसे समझाने के लिए शू इंडस्ट्री का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक देश केवल शू इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता है और दूसरी इंडस्ट्री पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जब शू इंडस्ट्री में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वहां लोगों को नौकरी मिलती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो लोग शू इंडस्ट्री में लगाए गए हैं, वेतन मिलने पर वे केवल जूते का ही डिमांड नहीं करेंगे, वे दूसरे प्रोडक्ट्स की भी मांग करेंगे। अगर मान लिया जाए कि देश में बाकी लोग गरीब हैं और जूते की मांग नहीं करते हैं, तो ऐसे में शू इंडस्ट्री केवल अपने एम्प्लॉयज को जूता बेचकर सस्टेन नहीं कर पाएगी। निश्चित रूप से शू इंडस्ट्री मांग के अभाव में बर्बाद हो जाएगी। किसी इकोनॉमी में अलग अलग तरह की इंडस्ट्री का होना आवश्यक है, क्योंकि एक इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग दूसरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड करते हैं, वे एक दूसरे के उत्पादों की मांग करते हैं, इससे नया बाजार बनता है। इकोनॉमी इसी तरह से कंप्लीमेंट्री डिमांड की वजह से चलती है। आप इसे एक डायग्राम की मदद से भी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ एक ओलिगोपोली मार्केट का एग्जाम्पल लिया गया है। एक्स एक्सिस में क्वांटिटी को दिखलाया गया है और वाई एक्सिस में प्राइस को दिखलाया गया है। यहाँ D1 शू इंडस्ट्री की डिमांड लाइन है। आप इसे उद्योग का एवरेज रेवेन्यू की रेखा भी कह सकते हैं। MR1 मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है। ATC इंडस्ट्री का एवरेज टोटल कॉस्ट लाइन है, जबकि MC मार्जिनल कॉस्ट है। शुरू में जब केवल देश में शू इंडस्ट्री पर ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो डिमांड कम होती है और केवल OQ1 जूते ही बेचे जा पाते हैं। तब कीमत OP1 होती है और पर यूनिट AB के बराबर हानि उठानी पड़ती है इंडस्ट्री को। लेकिन जब दूसरी इंडस्ट्री पर भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो जूते की ओवरऑल डिमांड में वृद्धि हो जाती है। तब जूता उद्योग की लागत भी कम होने लगती है और अधिक डिमांड की वजह से कीमत भी बढ़ती है। यहाँ नया डिमांड D2 है और MR2 नई मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है। OP2 कीमत है और OQ2 जूते बेचे जा रहे हैं। यहाँ उद्योग में पर यूनिट SR के बराबर मुनाफा हो रहा है। चलिए अब अगली और रोडान की आखिरी अविभाज्यता इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग क्या है उसे समझ लेते हैं। दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में निवेश के लिए जरूरी है कि वहां बड़ी मात्रा में बचत भी किया जाए, लेकिन एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में घरेलू बचतों का भारी अभाव होता है। ऐसे में देश अपनी निवेश जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है। इसलिए जरूरी है कि उन देशों में इनकम बढ़ाने के साथ साथ मार्जिनल रेट ऑफ सेविंग को भी बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसा बचतों पर टैक्स छूट देकर किया जा सकता है। अंडर डेवलप्ड कंट्री में जहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी होती है, सरकारें घरेलू बचतों को बैंक और दूसरे सरकारी वित्तीय उपक्रमों के जरिए प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगा सकती है। तो दोस्तों, ये तीन मुख्य इंडिविजिबिलिटी थी जो रोजेंस्टीन रोडान के अनुसार एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल करने के लिए जरूरी है। रोजेंस्टीन रोडान का मानना है कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में सस्टेनेबल ग्रोथ रेट हासिल करने के लिए जब बड़ी मात्रा में निवेश किया जाता है तो ये तीन इंडिविजिबिलिटी और कुछ एक्सटर्नलिटी पैदा होती हैं जो इकोनॉमी को सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर एक बिग पुश देती हैं।
दोस्तों, रोजेंस्टीन रोडान के थ्योरी ऑफ बिग पुश में गवर्नमेंट का रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस थ्योरी में पहला कि लार्ज इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है और दूसरा कि इन्वेस्टमेंट एसओसी प्रोजेक्ट पर करने पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, एसओसी प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है, वे जल्दी पूरे भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रोड और ब्रिज का उदाहरण ले लीजिए। ऊपर से एसओसी प्रोजेक्ट में तुरंत प्रॉफिट भी हासिल नहीं होता है। यही वजह है कि प्राइवेट सेक्टर इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। अंडर डेवलप्ड कंट्री में प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत नहीं होता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके, कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सके। दोस्तों, एसओसी प्रोजेक्ट की सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो बहुत अधिक होती है, यानी ये सोसाइटी एज अ होल अगर देखा जाए तो बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन इंडिविजुअली एक इंटरप्रेन्योर के लिए एसओसी प्रोजेक्ट की प्राइवेट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कुछ बहुत अच्छी नहीं होती है। उसे व्यक्तिगत रूप से इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मुनाफा नहीं मिलता है। दोस्तों, थ्योरी ऑफ बिग पुश के कुछ क्रिटिसिज्म मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, या फिर आप थ्योरी ऑफ बिग पुश पर पूरा आर्टिकल noeconomics.in में जाकर पढ़ सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।